वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। डायरेक्ट जंग में हार के बाद प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जारी। राफेल की तबाही, भारतीय डिफेंस चीफ का पहली दफ़ा एतराफ़ और पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी जारी। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। BLA के दहशतगर्दों ने एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान को निशाना बनाया है। शहर सोराब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके घर पे हमला किया गया। उसके अलावा कई सरकारी इमारतों को भी नजर आतिश किया गया है। ये दूसरा अटैक है जब से जो लिमिटेड वॉर हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 4 डेज़ का स्टैंड ऑफ था, उसमें भी शिकस्त हुई। अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट को भी वो सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहे। फ्रस्ट्रेशन में जाहिर है सॉफ्ट टारगेट्स ही सबसे ईजी टारगेट्स होते हैं। सो पाकिस्तान के चैलेंजेस इस वक्त मल्टीपल हो गए हैं। टेररिज्म एक पॉइंट और ऊपर चला गया है। देयर इज एन अपटिक इन ऑब्वियस अपटिक इन इट। सो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सारे डायनामिक्स जो हैं वो अलाइन कर गए हैं। इसके अलावा US के साथ ताल्लुकात टैरिफ को लेके वो भी आगे चल रहे हैं। हमारा जो एक सफारती वफ्द है वो भी इस वक्त US में मौजूद है। UN के हुकाम से, US के हुकाम से वो मिलेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस सारी स्टैंड ऑफ के बारे में दुनिया के सामने रखेगा। सो चैलेंजेस मल्टीपल हैं। इस पे मज़ीद डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ आज बहुत एक एप्ट पैनल मौजूद है। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान डिफेंस एनालिस्ट हैं। और जौहर सलीम साहब एक्स एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जय जाहिद, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। खुजदार और उसके बाद ये जो सोराब में अटैक्स हुए हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया तो इसको खुल के ऑन करता है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है हम करवाते हैं। वो तो दे डोंट इवन शाई अवे फ्रॉम दिस फैक्ट। और हम ये ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो डायरेक्ट वॉर थी उसमें तो जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उनकी जो एम्बैरसमेंट है, अब उसको वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, गो कि वो हो नहीं पाएगा। बट व्हाट डू you think is happening at the moment when it comes to the security situation in Balochistan? Zunaira, thank you very much for the invite. Of course, situation is not good, जी. It's little critical. And of course, हमें बिल्कुल यकीन था कि ये सर्ज आएगा इसकी प्रॉक्सीज के बीच में। वो जो क्लेम करते हैं कि जी ऑपरेशन संदूर जारी है, उसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉक्सीज की फॉर्म में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की फॉर्म में ये जो मिक्स हाइब्रिड एप्लीकेशन इन्होंने पाकिस्तान में की हुई है, तो दे हैड ऑलरेडी हैड इंग्रेस जी। यहाँ पे काफ़ी इंग्रेस इनकी, स्पेशली जो बलूचिस्तान की प्रॉक्सीज कह लें, नॉन स्टेट एक्टर्स थे, दे आर इन कम्युनिकेशन। फिर आपने देखा कि इसका इंडिकेशन थोड़ा सा हमें पास्ट में जब ये ऑपरेशन भी चल रहा था बनान मरसूस और उनकी तरफ से संदूर, तो उसके बीच में भी आप देखा जो स्पेस दी गई बलोच डिसिडेंट लीडर्स को इंडियन मीडिया के बीच में जी, गोदी मीडिया, उसको खैर मीडिया कहते हो, मुझे जरा शर्म आ रही है क्योंकि वो मीडिया तो कम ही रहा है, करती है कि इट्स नॉट जर्नलिज्म, इट्स जिंगोइज्म। जर्नलिज्म नहीं है, जिंगोइज्म है। तो उस पे जो स्पेस मिली बलोच लीडर्स को, तो प्रोबेबली अब इनका ये कह ले कि एस कार्ड है जी, मेन कार्ड है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ रियलाइजेशन, वेस्ट में चीजें इंप्रूव हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। आज अपग्रेडेशन भी कर दी आपने, जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, एम्बेसडर पूरे आप वहाँ पे भेज दें, तो अपग्रेड किया आपने, तो आई थिंक वहाँ से भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो वेस्ट के सेटल होने के साथ साथ जो बलूचिस्तान की एप्लीकेशन, अब आप इसमें देखेंगे कि थोड़े से काइनेटिक ऑपरेशन भी इंक्रीज होंगे, और उसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक और इंटेलिजेंस बेस्ड जो चीज़ें होनी है जी, क्योंकि लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स, इनकी रिक्रूटमेंट के ग्राउंड्स, सारी चीजों को साइमल्टेनियसली हमने हैंडल करना होगा। इट कांट हैपन कि जी आप टेररिज्म को, इट्स नॉट इजी, नाउ वी कांट इवन सेपरेट इट। अभी तो ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि चीजें अलाइन कर गई हैं ना। अब तो जो वो वॉर हुई है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। ब्रिगेडियर मसूद, फिर तो ऑपरेशन सिंदूर इज टेररिज्म। It is as simple as that, and this is the exact thing that should be conveyed to the West कि असल में तो ये है ऑपरेशन सिंदूर। और जो हम एविडेंसेस वॉर के दौरान जिस तरह दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने रखते रहे हैं, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू, ताकि वो जो एक हमारी नैरेटिव में जीत हुई है परसिस्टेंट, बिकॉज हम एविडेंसेस दे के बात करते हैं, वो कंटिन्यू करे। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जब पास की बात करते हैं तो अभी हमने हाइब्रिड वारफेयर स्टार्ट की है और उसमें टेररिज्म इज वन ऑफ द टूल। इसमें 5th जनरेशन वारफेयर भी है,
पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, और देखें साइबर वारफेयर भी है, मीडिया का यूज भी है। सो साइमल्टेनियस डिफरेंट डोमेन्स को यूज कर रहे हैं टू बेसिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी बलूचिस्तान में हमने सर्च देखी, जो स्लीपर सेल्स थे फितना हिंदुस्तान है, वो उनकी कोशिश होगी कि एक सिचुएशन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट करें, फियर एंड पैनिक क्रिएट करें, जिसको सोराब में हुआ। देखे खवातीन और बच्चों पे, घरों पे हमले किए गए हैं। और हिदायतुल्लाह बुलैदी एक बलोच था, तो हम तो ये कहते हैं बलोच रिवायात के बरक्स बलोच खवातीन या घर की हुर्मत को पामाल किया गया है, तो स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया है। सोराब में तो मेरा सीरियस एक डेवलपमेंट है, लेकिन ये है कि इसको यकीनन देखिए हमने इसको निपटना जरूर है, हमने इत्तेहाद दिखाना है और रिट को एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए यकीनन कुर्बानियां देनी होंगी, तब जाके चीजें मुमकिन होगी। और देखें 99.9% बलोच है, मुहिब वतन है, अफवाज पाकिस्तान के साथ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है। 40,000 सर्विंग सोल्जर्स है, 800 ऑफिसर्स हैं, दे आर सर्विंग पाकिस्तान आर्मी डिफरेंट कैपेसिटीज में, और बड़े बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हर जगह पे मौजूद है। और मेरा तो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान का, तो उस हिसाब से ये अब हमारा मौका है, जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं बिलावल जरदारी भुट्टो के अंडर, तो ये हमारे पास एक यकीनन ये चीज होगी, इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस आ चुका है। और रिसेंटली 5 डोजियर जमा कराने के बाद भी अब जो लेटेस्ट हमारे पास डोजियर्स हैं कि उसमें हम जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये अभी कर रहे हैं, और लिंक भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम तो हवा में उनकी बात नहीं करेंगे कि बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न, हम एविडेंस के साथ बात करेंगे। तो लेकिन अब हमारा वक्त आया है कि हम जाके एक्सपोज करें इंडिया, क्योंकि इंडिया इस वक्त मुश्किल हालात में इसलिए है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी दे आर एक्सपोज। और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरीके से, जिस एंगल से ट्रम्प जिस लेंस से वो देख रहे हैं, वो पाकिस्तान को लगता है कि बेहतर अकोमोडेट कर रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, कि लीडरशिप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन देखे ना, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने करवाया, और पीपल ऑफ पाकिस्तान में तो बड़े जीनियस लोग हैं, लीडरशिप वो तो मुस्तकिल जहां बैठ रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, अभी रिसेंटली जहाज में भी थे, तो वहां पे भी उन्होंने बात की कि वी हैव अवर्टेड ए न्यूक्लियर वॉर। सो पाकिस्तान ने बिहेव किया एज ए रिस्पॉन्सिबल मैच्योर स्टेट इन साउथ एशिया, जो दुनिया एक्नॉलेज करती है। दैट्स व्हाई देखें उनके 32 जो उनके डेलीगेट्स गए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, कहीं पे भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। इवन जो कोलंबिया में जाके उन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की कि आपने क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आपने बातचीत की। जनरल जाहिद, एक और एंगल भी है इसका, कबायली जो सरबराहान हैं, अमायदीन हैं, जाहिर है उनको कॉन्फिडेंस में हम ले रहे हैं। ऑलरेडी फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे मौजूद हैं, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चलेगा। अब इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की थ्रेट जो है वो अलाइन कर गई है, जैसे मैंने पहले कहा, हमें पता है ये सब कहाँ से हो रहा है। बट ये जो हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इसके ज़रिए से क्लियरली हम कोई सैंक्शंस, किसी किस्म का प्रेशर इंडिया पे नहीं डलवा सकते, ये एक हकीकत है। बिकॉज स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग यूएस उनके साथ खड़ा है। ये जो हमने चाइना के साथ मिलके बहुत डेवलपमेंट दुनिया को दिखाई भी है व्हेन इट कम टू द वॉरफेयर, और एक हमने जो IMO उनके साथ एक बिल्कुल एट पार ऑफ UN जो एक फोरम बनाया है मीडिएशन का, जिसका हमने को सिग्नेटरी हो गए हैं, को फाउंडर हो गए हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म से ब्रिक्स और दूसरी तंजीमों में ब्लैकलिस्ट करवाया जा सकता है इंडिया को, कि जब तक आप ये टेररिज्म स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेंगे, यू कांट बी पार्ट ऑफ द रीजनल ब्लॉक्स? देखिए जुनैरा, आपने अच्छी बात आइडेंटिफाई की है। इसके 2-3 पहलू हैं जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो वेस्ट में जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं, जहां पे हम ज्यादा फोकस भी कर देते हैं, वहां पे इस वक्त एनवायरनमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेररिज्म पे बातचीत करने की या टेररिज्म को इतना इसके ऊपर, और स्पेशली फिर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता तो वो तो फिर इस पे कोई शक नहीं, वो इम्पैक्ट होते। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी नहीं है जी। इस वक्त तो वेस्ट तो इस चैलेंज से गुजर रहा है कि हाउ टू डील विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, दिस न्यू प्रेसिडेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो अपनी चीजें सारे कर रहे हैं, उनका फोकस नहीं है। अब उसके एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि देखिए ना कितना कोल्ड रिस्पांस मिला है इवन इंडियन जो डेलीगेशन वहां पे गया है।
तो वो तो बड़ा कब से चीख रहा था। तो इस वक्त वहां पे जरा इस वक्त एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है इन चीजों की। अलबत्ता रीजन को थ्रेट बहुत बड़ी है जी। तो जी एक तो वहां पे, लेकिन इससे ये मतलब चाइना के साथ फोरम्स को एक्सपैंड कर रहे हैं और मुस्तकिल उन्होंने तो अब खुल के कह दिया है कि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी समझते हैं, तो वहां से तो प्रेशर माउंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, रीजनल पे मैं आ रहा था, इसी तरफ आ रहा था एग्जैक्टली कि जो रीजनल इम्पैक्ट है, क्योंकि ये कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी इससे इम्पैक्ट हो रही हैं जी। अफगानिस्तान की सरजमीन से भी हो रही है और इंडिया से भी हो रही है। इंडिया से देखिए अभी बांग्लादेश को थ्रेट है, मालदीव, श्रीलंका आप देख रहे हैं, बिकॉज इट इज देयर लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी और वल्नरेबल है, सबूत भी आपके हैं, और चाइना इज द डायरेक्ट विक्टिम। वो बार बार चाइना को अब भी थ्रेट कर रहा है। इस वक्त भी वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को उतना ही थ्रेट कर रहा है। चाइनीज इंटरेस्ट को वो बीइंग द मेन कंपटीटर बार बार उसकी हर्डल क्रिएट कर रहा है। चाइना अब इंडिया को एक सीरियस हर्डल के तौर पर सामने देख रहा है कि ये कॉपरेट कभी भी नहीं, कॉपरेशन वाले मोड में ही नहीं है, ये स्कटलर वाले मोड में है, और विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू चाइना। क्योंकि चाइना की देखिए ना, अगर वेस्ट से या अमेरिकन जो है उनकी ट्रेड को, इकोनॉमिक्स को एक तरफ से बंद करेंगे, दूसरी तरफ से भी आप पानी का खराज बंद करेंगे, तो किधर जाएगा जी? या इनकी जो मूव फॉरवर्ड है तो वो इसको इमीडिएटली खोलना चाहेगा कि एक साइड तो मेरी खुली रहे, बाकियों के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता डील करता रहूंगा। तो चाइना के साथ जो रीजनल अलायंसेज है, रीजनल फोरम्स हैं, रीजनल कंट्रीज की कोऑपरेशन है, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए तो मैंने पहले भी हर प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ कि हम सिर्फ वेस्ट पे या यूएस पे फोकस मत हो जाया करें। अब तो देखिए दुनिया ने देख लिया है कि ग्लोबल साउथ इज बिकमिंग एन इक्वल पार्टनर इन द ग्लोबल गवर्नेंस एंड लीडरशिप। सारों ने देख लिया है, और उसका जो सॉफ्ट पावर का एक इमेज था दैट इज नो मोर देयर चाइना का, उन्होंने देख लिया कि उनकी मिलिट्री माइट क्या है। एंड द मैसेज फ्रॉम हांगकांग में बैठ के ये मैसेज देना, आपको पता है हांगकांग और ताइवान जो है वो उनकी सॉफ्ट बेली समझता है वेस्ट, वहाँ पे बैठ के यूनाइटेड नेशन के मुकाबले का फोरम बनाना ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। आपके ख्याल में ब्रिगेडियर मसूद, वेस्ट इन चीज़ों को देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन वक्ती तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप का फोकस कहीं और है, इवेंचुअली वो आएंगे उसी तरफ वापस जो उनकी इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक पॉलिसी है, तब तक जो हमारे पास विंडो है उसमें हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह अभी बात हो रही है, जिस तरीके से चाइना हमारे साथ खड़ा है और हर मुश्किल वक्त में साथ है, और स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी पे भी इनका व्यू पॉइंट आ गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा हमें भी तीसरा फरीक बनाया जाए और एक फ्रेश नेगोशिएशन होनी चाहिए, और एक मैसेज भी कन्वे हो गया है कि अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन होगा तो फिर ये चीजें, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है। जो कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, कहता है हम वो मॉनिटर कर रहे हैं, रिवर पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। सो 20% ऊपर से पानी आ रहा है ब्रह्मपुत्र से इंडिया में, तो वो कंट्रोल वहां पे है। सो पाकिस्तान के लिए देखिए स्टेबिलिटी बन गई है उनके लिए। जी हाँ बिल्कुल, अभी एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हम ये कर सकते हैं। वैसे भी ग्रेट बेंड में आपको पता है कि सबसे बड़ा डैम दुनिया का बन रहा है, जिसमें 60 गीगावाट की बिजली होनी है जी, ब्रह्मपुत्र में। बिल्कुल सो मैसेजेस वहां पे है, और इनके थिंक टैंक इसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी आप अकेला मत समझो, इट इज पाकिस्तान एंड चाइना के परवीन सानी अभी लगा हुआ है काफी अरसे से। तो इसके साथ देखिए पाकिस्तान ने अपनी एक रेलेवेंस एस्टेब्लिश कर ली है, और देखें जिस तरह आपने कहा है कि इसमें शक नहीं है, आफ्टर एड्रेसिंग दिस टैरिफ और बाकी जो इश्यूज के बाद अल्टीमेटली उन्होंने चाइना को ही कंटेन करना है। लेकिन चाइना की जिस तरह यहाँ पे देखें, जिस तेजी से हमने डेवलपमेंट्स देखी है, अफगानिस्तान में ब्रेक थ्रू देखा है, जो लिंक हमारा भी सेंट्रल एशिया से बनने जा रहा है, तो मेरा ख्याल में अल्टीमेट गेम तो यही थी कि हम एक्सेस प्रोवाइड करें शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, गवादर को यूज करें, चाहे कराची पोर्ट को यूज करें, अफगानिस्तान से रेलवे लाइन गुजर के जाके उज्बेकिस्तान में फरखोर तक जानी है, और उसके बाद आपका वेस्टर्न जो रूट है सी पैक का वो लिंक हो रहा है चाहे अफगानिस्तान के साथ। सो बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हो रही है विद इन खिते के अंदर। सो देखिए हमने अपने इंटरेस्ट देखना है कि पाकिस्तान के, बट एट द सेम टाइम कि हमने ये नहीं करना है कि हमने अमेरिका को बाईपास करना है, तो लेकिन ये है कि हम ये इंप्रेशन भी नहीं दे रहे कि वी आर पार्ट ऑफ सम कैम्प, लेकिन एट द सेम टाइम हमने बैलेंस, हमने फॉरेन पॉलिसी अपनी रखनी है।
राइट जौहर सलीम साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियरली बहुत स्मार्ट है इन माय ओपिनियन। व्हाई आई से दिस, बिकॉज आप बयानात देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप के और हमारी डिप्लोमेसी ने जिस तरह इस वक्त वेस्ट को हैंडल किया है और जिस तरह हम ऑलरेडी अलाइंड हैं विद द ग्लोबल साउथ, चाइना की मैं बात कर रही हूँ, ये स्मार्ट पॉलिसी क्या काफ़ी है चीज़ों को लेके चलने के लिए या कोई टफ टाइम आएगा? अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब ये टैरिफ का मसला ख़त्म होगा, इंटरनल इश्यूज़ कुछ जो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप लेके चल रहे हैं, जब वो सेट असाइड होंगे तो उनका वापस वही पोस्चर आएगा जो इंडिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है। सो अभी इस वक्त जो हमारी डिप्लोमेसी का स्टेटस है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन दुनिया में बहुत अच्छा है इस वक्त, तो वो ये है कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री विच इज़ एक्टिंग एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। तो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे पाकिस्तान ने, और ये जो सारा क्राइसिस अभी आया था इसमें पाकिस्तान का ये इमेज और भी ऊपर गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज की, कोई एग्रेसिव पोस्टरिंग नहीं की, जहाँ पे डिफेंड करना था डिफेंड किया और वो भी एक बेफिटिंग तरीके से डिफेंड किया। तो वो इम्प्रेशन जो है पाकिस्तान का उस सेंस में एनहांस, वो इमेज और भी एनहांस हुआ है। बाकी जो ये बात है बिल्कुल ग्लोबल डायनामिक्स हैं, देखें उसमें वो चीज़ जो सी है कि जहाँ इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, हालांकि हम समझते हैं कि वो एक मिसनॉमर है क्योंकि इंडो पैसिफिक तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, वो एशिया पैसिफिक है, लेकिन खैर उन्होंने इसको नाम दिया इंडो पैसिफिक का। तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है बेसिकली वो क्या है, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। चाइना जो कि एक राइजिंग पावर है, राइजिंग ग्रेट पावर है, उनको खतरा ये है कि वो एक सुपर पावर ना बन जाए, तो उसको कंटेनमेंट के लिए उसमें इंडिया का एक बहुत अहम रोल है। वो जो पैरामीटर है ओवरऑल वो तो बदला नहीं है, बिल्कुल वो वैसे ही रहेगा। और पाकिस्तान का देखें, और पाकिस्तान की उस बारे में जो पॉलिसी है, हमारे जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत अहम हैं, हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अहम हैं। देखिए अमेरिका हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, हमारी जो अगर ट्रेड की बात करें उस हवाले से सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हमें वहाँ से मिलता है। हमारा सबसे बड़ा वो जो रेमिटेंसेस आती हैं उसमें जो सबसे बड़े सोर्सेज हैं उसमें से एक वहाँ पे है, वो एक अमेरिका है। इसी तरह जो दुनिया के मामलात होते हैं बहुत ज़्यादा, बेशक वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, आपको पता ही है कि अमेरिका का रोल उन सब में क्या है। पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली इट्स ऑल इन देयर कंट्रोल, ये टैरिफ्स के मामले में भी तो जाहिर है कि वो ताल्लुक रहेगा वैसे ही। बाकी में मगरब जो है ये जैसे जर्मनी है, UK है, इटली है, फ्रांस है, ये सबसे बड़े हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। फिर वहाँ से बहुत ये रेमिटेंसेस के भी बहुत बड़े सोर्सेज हैं। फिर देखिए हमारा जो डियास्पोरा है वो सारा, अमेरिका में कितना बड़ा एक डियास्पोरा हमारा है, यूरोप के मुल्कों में भी एक सिग्निफिकेंट तादाद, तो वो सारे रिलेशन हैं। अब जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है दुनिया में इस वक्त ओवरऑल, अगर जब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को मिलाएं तो बायफा। फिर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है, ओवरवेलमिंगली सो। फिर उसके बाद जो है बाकी भी जो अगर जियो स्ट्रेटेजिक एक रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ है। अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए उसमें अब ये जो डिप्लोमेसी है कि ये कोई जीरो सम गेम तो होती नहीं है कि आपके ताल्लुकात एक मुल्क के साथ हैं तो दूसरे के साथ वो नहीं होंगे। अब अमेरिका के देख लें, उनके पाकिस्तान बट ये तो हम कहते हैं ना जौहर साहब, अमेरिका तो हमेशा इसको अपने लेंस से ही देखता है कि या आप उनके साथ हैं या हमारे साथ हैं। ये तो उनकी एक पुरानी, बिकॉज दे हैव बीन सो यूज्ड टू दिस पोस्चरिंग कि या आप हमारे साथ खड़े हों या फिर आप किसी और थ्रेट को, जो किसी वक्त में रशिया थी, आप उनके साथ हैं, फिर टेररिस्ट आ गए, अब चाइना आ गया है। तो हमने इसमें जो स्मार्ट मूव करनी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या अभी तक हम वो कर पाए हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं ब्लूमबर्ग के उस इंटरव्यू की जो आज मुस्तकिल डिस्कस हो रहा है और वंस अगेन लगता है एक मिस्ड कॉल हो गई है भारत से एक दफ़ा फिर, और वो उसको अब डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल जाहिद, आपकी तरफ आऊँगी। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में ब्लूमबर्ग TV को जो इंटरव्यू दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। वो बार बार ये कहते रहे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए।
और उसके बाद उन्होंने कहा और हमने उसको फ़ौरन रेटिफाई कर दिया और फिर हमने दोबारा तैयारे भेजे और हमने बड़े कामयाब ऑपरेशंस किए। इज़ दिस अ स्लिप ऑफ टंग या इज़ दिस अ कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ द फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया एंड द आर्मी कि बस हर जगह हाँ या ना के बीच में रखें, इस मामले को मानना नहीं है, हालांकि सारी दुनिया ने देखा है जो हुआ है। ये अपनी एम्बैरसमेंट का खुद बायस नहीं बन रहे इन योर ओपिनियन? ज़ुनैरा देखिए, जब आपका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही ठीक नहीं है, जब आपके जो आपने एप्लीकेशन की है उसका जब है ही स्ट्रेटेजिक लाए के ऊपर और क्लियर डिवीजन है बिटवीन दी पॉलिटिकल एप्लीकेशन और जो मिलिट्री की एप्लीकेशन है, कोई भी मिलिट्री हो उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है जी इस वक्त बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव। जरा जाहिद फिर बोले ही ना, द स्मार्टेस्ट थिंग कुड बी कि फिर बोले ही ना, या तो पॉलिटिकल लोगों को बोलने दे। ज़ुनैरा एक कॉन्शियस भी होता है ना, एक मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं, ये समझते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट आंसरेबल। मिलिट्री लीडरशिप को जब यंग ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स या जब नीचे जवान उनको जब सामना करना होता है तो उन्होंने सच बताना होता है कि हुआ क्या है, व्हाई इट हैज हैपेंड। बट हाउ वुड दिस हेल्प? मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मैं आपसे भी पूछूंगी, ब्रिगेडियर मसूद से भी पूछूंगी कि ये अपने लोअर रैंक्स को या अपने बाकी के अफवाज को सेटिस्फाई करने के लिए ये कैसा स्टांस है जिसमें आप कह रहे हैं कि गिरे हैं या नहीं गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने उसे रेटिफाई कर दिया। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्यों गिरे जो है ना, उससे ज्यादा लीथल क्वेश्चन है। अगर जनरल साहब अगर थोड़ा सा और दिमाग पे जोर लगा ले, गिरना ना गिरना है समथिंग एल्स। क्यों गिरे हैं इज अ बिग इशू, क्योंकि क्यों के बीच में जब वो जवाब ढूंढेंगे तो वो पाकिस्तान नामी एक मुल्क का नाम उसके सामने आ जाएगा, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, चाइनीज टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एक कौम की विल आ जाएगी, एक कौम का जो कहते हैं ना कि अनबाउंडेड रिजॉल्व सामने आ जाएगा। और कहाँ गिराए हैं ये भी उनको बताना पड़ेगा, किधर घुस के मारा है वो गिराना पड़ेगा, हवा में कितने मारे हैं और जमीन पर खड़े हुए कितने मारे हैं वो फिर उससे बहुत ज्यादा सवालात ने जन्म लेना है। तो उससे बेहतर है कि वो यही कह दे कि जी बस ठीक है, फाइट हम करने गए थे और गिर गए हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट। जब उनके लोगों को ये पता चलेगा कि हमें इस्तेमाल किया गया है फॉर अ रॉन्ग नैरेटिव, वो तो सवाल फिर ये करेंगे ना कि आपने हमें इस जंग में धकेला क्यों है। अगर ये प्रॉब्लम्स थी, आपने एक झूठे पहले अपने 26 लोगों का खून किया, उसके बाद आपने यू पुश्ड अस इनटू द वॉर। देखिए कोई भी मिलिट्री हो ज़ुनैरा, वो अपने जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो या स्टेट के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए वो अपनी जान देने को तैयार होते हैं, चाहे वो इंडिया की फौज हो, पाकिस्तान की हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, वो दे आर बाउंड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट और वो स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट कर। बट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दे वर ट्राइंग टू अचीव दी आरएसएस हिंदुत्व हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव सेट किया वो अचीव करने के लिए उनको यूज किया गया है। मैं पाकिस्तानी सोल्जर हूं, मैं जनरल जरूर हूं, लेकिन कल मेरी हुकूमत मुझे कहे कि मैं क्वेटा में कुछ मासूम लोग मार के और मैं ऑपरेशन कर लूं, तो मेरा तो जमीर कभी अलाउ नहीं करेगा। आई वुड प्रेफर टू रिजाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं नहीं कर सकता जी अपने लोगों का खून करके। जस्ट वॉर में आप मुझे चाहे शेर से लड़वा दे, बट बिकॉज आपने हिंदुत्व का जिक्र कर दिया है, बिकॉज जब एक फौज में एक एक्सट्रीमिस्ट और एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इंश्राइन कर जाए तो फिर प्रोफेशनलिज्म तो कॉम्प्रोमाइज होगा। ब्रिगेडियर मसूद, सेम क्वेश्चन टू यू कि ये वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये अपने लिए और मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। इससे बहुत बेहतर हो कि इस मसले को इंटरनल मैटर के तौर पे अंदर ही हल करें, ना दें इंटरनेशनल जरीदों को इंटरव्यूज़। ठीक है, आप वहाँ पे आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, हमारे तो जो साहिर शमशाद साहब बोले हैं उन्होंने बड़ी खुल के सारी बातें बताई हैं कि कहाँ कहाँ मसले ख़राब हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था, लेकिन इन्होंने तो एम्बैरस किया अपने आप को। तो पॉलिटिकली अंदर बैठ के इनका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं गोली लेके बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के लिए, कोई उनको शर्म नहीं है कि वो एक स्टेट्समैन है, एक स्टेट क्राफ्ट का एक पोस्चर होता है। तो ये ओवरऑल ही हालात ख़राब हैं, सिर्फ फौज के नहीं। वहाँ पे जो अपलॉज था इस जुमले के बाद, जो मोदी ने कहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, वो अपलॉज सिंबलाइजेज के हाइपर नेशनलिज्म इट इज एट मैसिव लेवल। देखिए, पहले तो ये है कि आई वाज रियली सरप्राइज जब सीडीएस ने ऐसी बात की, अनिल चौहान ने, कि जी उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि जहाज कितने गिरे, सवाल ये है कि आप
हमने कैसे रीग्रुप किया, हम वापस कैसे आए। तो मिसाल ऐसी है कि दो बॉक्सर्स थे, एक को नॉकआउट किया, नॉकआउट वाला उठा, कुछ देर के बाद उसने कहा मैं रीग्रुप करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। वो पीछे चला गया और उसने कहा, फिर बाद में कहा, फिर वो भी यही देखे कि 10 तारीख को जब ऑपरेशन बनियान मखसूस लॉन्च हुआ, सो जब व्हेन वी लॉन्च द रीपोस्ट हमारी तरफ से, तो इनके जहाज they were 300 kilometers away from international border. वो टेरर था, वो खौफ था पाकिस्तान एयरफोर्स का। सो अभी देखें कि सीडीएस ने स्टेटमेंट देके कंफ्यूजन फैला के काफी फंस गए हैं। अब मान भी गए हैं कि ये लॉस हुआ। इनके देखें एयर चीफ का भी रिसेंटली आपने इंटरव्यू सुना हो, जो स्पीच थी, उसमें वो तो निकाल रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कि तेजाज अभी तक डिलीवर नहीं हुए, आपने जो वादे किए थे वो आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और सिमिलरली सुब्रमण्यम साहब ने तो स्टेटमेंट कल दी थी, 5 जहाज गिरा दिए हैं, तो ये कंफर्म है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी भी बात कर रही है, अपोजिशन भी कह रही है। सो देखिए, दैट्स व्हाई दे सेड देयर इज ए पॉज। पास का मतलब ये है कि बाकी चीजें चलती रहेंगी। अगर कहेंगे कि कंक्लूड हुआ तो लोग आप पूछेंगे बताओ लॉसेस क्या हैं। तो देखिए, खाली जहाजों की बात नहीं है, एलओसी पे जो इनके साथ हुआ है, वहां पे वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स है, पोस्टों के कॉम्प्लेक्सेस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। देखिए, देवर फोर्स की उन्होंने सफेद झंडे लहरा है, तो वहां मैसिव कैजुअलिटीज हैं। तो मेरा ख्याल में अब इनके लिए बड़ा मसला बन गया। दैट्स व्हाई रेटरिक्स हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो गब्बर सिंह बन गए हैं, बहुत हॉलो हैं। मतलब थोड़ा सा सोच ही लें बैठ के अपना नया नैरेटिव क्या बनाना है उसके लिए। जौहर सलीम साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की पोस्चरिंग को? बिकॉज अभी तक वो पूरी दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराने आए हुए थे, उसमें अगर गाजा को देखें तो उसके तरफ से वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नजर आते हैं। बिकॉज कहा यह जा रहा है नेतन्याहू के और उनके काफ़ी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज वो जिस तरीके से मामले को हल करना चाह रहे थे नेतन्याहू ने उस तरह नहीं किया। बट वॉर तो जारी है, जेनोसाइड तो जारी है। यूक्रेन को लें तो यूक्रेन से उन्होंने डील कर ली है अपनी मर्जी की, जो उन्हें चाहिए थी, मिनरल डील, और कॉन्फ्लिक्ट अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। पाकिस्तान के मामले में भी वो टेरिफ और ट्रेड के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आप किस तरह रीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को? जी, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जाहिर है उसमें उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, बल्कि वैसे तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपके सवाल के जवाब में तो एक ये है कि जो ट्रेड के बारे में उनका एक प्रोटेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट है। तो पूरी दुनिया को उन्होंने जिस तरह से एक किस्म का गॉन्टलेट फेंका कि जी आप टैरिफ्स कम करें, क्योंकि अमेरिका को जब हम कुछ आपको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके टैरिफ्स ज़्यादा होते हैं और हमारे कम है, तो उसको हमने जो है बैलेंस करना है। तो खैर उसमें उनको कुछ कामयाबी भी हुई है। वो एक प्रोसेस है जो चल रहा है, 160 मुल्कों के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। दूसरा जो उनका है, वो कहते हैं कि वो डील मेकर हैं, वो दुनिया में जंगों को पसंद नहीं करते और अमन कायम करना चाहते हैं। उसमें उनके कुछ दावे थे कि जी मैं जब आऊँगा तो यूक्रेन की जंग जो है वो 48 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, और वो गजा की तो मैंने पहले ही कर दी है, उनके आने से पहले सीज फायर हो गया था, बिल्कुल 1 रात पहले, आपको याद होगा। बिल्कुल। और इसी तरह पाकिस्तान, खैर उसमें दोनों में इतनी कामयाबी तो नहीं हुई, यूक्रेन की अभी तक वो नहीं बंद हुई जंग, अभी तक वो, बल्कि उसमें शिद्दत आ गई है। बिल्कुल। गजा में उन्होंने जो प्रेशर अप्लाई किया उस पर नेतन्याहू से उनके थोड़े इख्तलाफात भी उसमें इमर्ज किए हैं, लेकिन अभी लग रहा है इन रिसेंट जो वीक्स कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी उनके साथ मिलकर एक प्रेशर जनरेट किया है, तो शायद उसका कुछ असर निकले। हालांकि वहां पे भी जो इजराइल के हमले हैं फिलहाल तो उन्हें शिद्दत ही आई थी। बिल्कुल। तीसरी तरफ जहां तक पाकिस्तान इंडिया जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसका ताल्लुक है, तो उसमें जो उनका रोल था वो कामयाब साबित हुआ। उसमें जो, हालांकि इंडिया उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को इल्म है कि उसमें सीज फायर कराने में प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत अहम रोल था। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके जो बाकी जो हाई अप्स हैं अमेरिका के, वो मुसलसल राब्ते में थे दोनों मुल्कों के साथ, और उसमें एक उन्होंने एक कामयाब एक जंग, अगर आप उसको जंग बंदी कह लें या सीज फायर करवाया। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उसके बाद जो बीच में क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये भी थी कि उसके बाद डायलॉग होगा, और उन्होंने तो ये भी ऑफर की थी कि कश्मीर पे वो मीडिएट भी करने के लिए तैयार हैं, जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उस पर, जिसको कि इंडिया नहीं माना। ये ऑफर उन्होंने 2019 में भी की थी, और उसमें उनका एक सिंसियर इंटेंट है, वो ये चाहते हैं कि ये दोनों मुल्कों की न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान
ये मसला जो इतना बड़ा बना हुआ है जिसकी वजह से ये सारी हॉस्टिलिटी है वो खत्म हो, तो उसमें मेरा ख्याल उसकी सिंसेरिटी पे मैं डाउट नहीं करता जो है। और उसमें ये भी है कि वो ट्रम्प को एक बहुत उनकी कीननेस है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसे लैंडमार्क चीज कर जाए जिस तरह कैंप डेविड हुआ था एक टाइम पे, जिसके बाद नोबेल पीस प्राइज मिला था उन सारे लीडर्स को, तो वो भी कर जाएं। और अगर वो कश्मीर का मसला असल में हल किसी वक्त कर सकें तो जाहिर है वो तो फिर बिल्कुल पक्का होगा कि उनको वो नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। लेकिन वो मेरे ख्याल एक मुश्किल अमर है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो नहीं चाहता। और Too वो wishful, I think. देखिए डिप्लोमेसी जो है, सफारतकारी जो है या खारिजा पॉलिसी है, वो इतनी सिंपलिस्टिक नहीं होती, वो Definitely. नुएंसेस पे ज्यादा चलती है। बिल्कुल। तो अमेरिका जिस तरह बाकी मेरे जो रुफ़का हैं इस वक्त इसमें शरीक हैं प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि जी वो ओवरऑल तो उनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के शायद खिलाफ ही है, लेकिन इसमें तो मैं उसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचता है। अगर उनको ओवरऑल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी उनके इंटरेस्ट में है, जाहिर है तो उसमें वो हिंदुस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इसी तरह रहेंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही बायस होता पाकिस्तान के लिए, तो फिर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें अमेरिका का किरदार इस किस्म का न्यूट्रल ना होता, जिस तरह का देखा गया कि जिसमें उन्होंने एक अच्छा किरदार, एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया। तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें कई बार वो साइलोज में चलती है कि एक इशू के ऊपर आपका हो सकता है कि एक मुल्क के साथ आप ज्यादा क्लोज हों, उनसे आपका उसमें ताउन हो, लेकिन एक दूसरे इशू पे ना हो। तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में हम वो देखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी हम देखते हैं। पाकिस्तान का भी ऐसा देखें, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना के साथ हमारी जो कुर्बत है वो जो उनसे ना वो उसमें कोई भी कॉस्ट आए तो फिर भी वो उसमें चलेगी वैसे ही। बिल्कुल। उसके साथ और आई थिंक आपको अच्छा वेरी शॉर्टली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आपके ख्याल में ये बात यूएस को समझ आ गई है कि हम अपनी चाइना के साथ जो हमारी पॉलिसी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? देखिए ये बात उनको अभी समझ क्या आनी है, ये उनको बात मालूम है, बहुत सालों से मालूम है। नहीं, पहले तो प्रेशर डालते थे ना। हमने गवादर पोर्ट पे खड़े होके एम्बेसडर ब्लूम को बोलते देखा है। दैट वाज अ बिग सिग्नल टू द चाइनीज कैंप। ये सब कुछ हुआ है माजी में। प्रेशर वैसे ही रहेगा, वो इशू बेस्ड होगा प्रेशर, वो अगले सालों में भी आएगा। ओके। तो ये ओवरऑल जो इसका एम्बिट है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी शिद्दत आ जाए, बिकॉज जैसे जैसे ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो उनसी है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं। लेकिन देखें ये इशू बेस्ड होती है, और लेकिन ओवरऑल उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है इस बारे में, कोई शक नहीं होना चाहिए। उनको पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, उसके बारे में उनको कोई शक नहीं है। राइट। ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके शॉर्टली जो मेरे बाकी दो मेहमान हैं उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इस मीडिएशन है उसको कैसे देख रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल जाहिद, क्विकली मेरे पास टाइम कम है, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त की मीडिएशन है उसमें पाकिस्तान की तरफ उन्होंने क्लियरली एक टिल्ट शो किया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जी बिल्कुल किया है जी, और वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। लेकिन ये उनपे उस वक्त कंपल्शन बन के टिल्ट आया है जब पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द एस्केलेशन। उससे पहले तो जेडी वेंस भी कह रहे थे कि जी उन दो ममालिक का, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारा जो सो कॉल्ड वॉच डॉग है इंडो पैसिफिक में, इसके आगे ये जो छोटी सी हर्डल है ये जरा साइड पे हो जाए। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये छोटी हर्डल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हिमालय का पहाड़ खड़ा हुआ है बिफोर देयर वॉच डॉग कुड रीच देयर मेन कंपिटिटर चाइना। तो अब उसको थोड़ा सा एहसास हो गया। देखिए अमेरिकन के साथ मैंने भी जुनेरा काम किया जी, सेंटकॉम में रहा हूँ। अमेरिकन को आपने ये नहीं बताना होता कि उनको भी पता है फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर इश्यूज है पाकिस्तान, आपने उनको बताना है कि व्हाट इज देयर इंटरेस्ट देयर फॉर देम इन दिस ना, वो उसमें है क्या जी। तो उनको ये समझाने की जरूरत है कि इंडो पैसिफिक में भी अगर आपके कोई अजाइम है या जो भी है, विच पहले तो इंडो पैसिफिक को इकट्ठा करके उन्होंने ऑलरेडी इस रीजन के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो कहते हैं कि लेट दिस इंडियन ओशन स्लीप, इफ इट विल बी अवेक इट विल शेक। तो ये शेक करेगा पूरे इनके इंटरेस्ट को भी, ये पूरी दुनिया को हिला के रख देगा जो इंडो पैसिफिक की एप्लीकेशन यहाँ पे हुई है। राइट। लेकिन वो चाहेंगे कि ये जो हर्डल है
इंडिया के आगे, अगर इंडिया के पहले तो वो अभी शक की निगाह से देखे कि इंडिया की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, और ये अपना हमारे साथ हमारे अज़ाइम पूरे करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर बिल्कुल शॉर्टली समझा जाए तो उन्हें तो रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है कि जो उन्होंने वॉच डॉग क्रिएट किया था उसको उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट की। डॉग जो है ना, ये बहुत ही आम स्ट्रीट डॉग निकला है। अच्छा, सेम क्वेश्चन टू यू ब्रिगेडियर मसूद, शॉर्टली आपको ये मीडिएशन जो है कैसी लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की? हमें लेना चाहे जम्मू एंड कश्मीर इस बैक टू सेंट्रल स्टेज पे आ गया है, और फिर देखे कि इंडिया में बड़ी इसमें बात हो रही है कि यूएस हाइफेनाइजेशन पॉलिसी वो डी हाइफेनेट करना चाहे थे, हम री हाइफेनेट हो गए हैं, तो अब वो पाकिस्तान को इक्वल देख रहे हैं उस हिसाब से। फिर मार्को रूबियो की जो ट्वीट थी कि दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज, तो मेरा ख्याल उस हिसाब से हमारी एक विक्ट्री है और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इस फार पाकिस्तान इस कैसा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जाहिद महमूद, ब्रिगेडियर मसूद एंड जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। यूएस को भी, जो यूएस के इनर सर्कल्स हैं, इवन दे रियलाइज दैट द यूनिपोलर मोमेंट इज़ ओवर। जो टाइम था एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसमें वन डिसाइसिव फोर्स वाज यूएस, उसको खुद यूएस ने टानिश कर दिया है गाज़ा वॉर के बाद से यूएन को कॉम्प्रोमाइज़ करके। सो अब पावर सेंटर्स नए बन चुके हैं, इट्स अ रियलिटी। तो यूएस को भी अपने कैलकुलस में चेंज तो लाना पड़ेगा, बट वी शुड बी रेडी कि जब प्रेशर आए तो हमने उसे सस्टेन करना है, और ये जो अपनी विक्ट्री है इसको मज़ीद आगे लेके जाना है। आई विल सी यू टुमारो।